चलिए, नहीं ये सब्जेक्ट हमने थोड़ा सा पहले किया था एक बार, बट लाइक आई सेड, इससे इससे गुड आइडिया टू रिपीट इट। क्योंकि ये मेडिटेशन, प्राणायाम, ये सब चीज़ों का ना बहुत बड़ा फील्ड है ये घंटे 2 घंटे वाली चीज़ है नहीं। ये तो कई कई दिन लग जाते हैं इनको करने में। बट आज वो करते हैं जो प्रैक्टिकल चीज़ है। और आपको थोड़ा सा इसके बारे में तो बताया भी था, और आप करते भी हैं, करते भी थे एटलीस्ट, पहले कुछ टाइम किया था। तो उसी की ज़्यादा एक्सप्लेनेशन दे देते है ना। तो चलिए, ये साइंस से शुरू करते हैं, साइंस की साइड से। बढ़िया। ठीक है, तो ऐसा होता है कि जो आपकी हार्ट बीट होती है, तो नॉर्मली हम लोग कहते हैं, देखते हैं, मेजर करते हैं कि जैसे कि भाई 72 बीट्स पर मिनट चल रही है, या 75 बीट्स पर मिनट है, या 80 बीट्स पर मिनट। कभी कभी कम भी हो जाती है, 65 60 भी आ जाती है। तो जनरली एक एक अजम्पशन है कि भाई अगर 72 बीट्स पर मिनट चल रही है, तो एक बीट और दूसरी बीट और तीसरी बीट का जो इंटरवल है वो सेम है। ऐसा एक अजम्पशन सा बन जाता है माइंड में। बट वो ये सत्य नहीं। जैसे ईसीजी में होता है वो हाँ, चलती है। जैसे ईसीजी में आती है, बीट्स आती है ना। हाँ। तो अगर आप ईसीजी को ध्यान से देखेंगे, जो उसकी बीट्स नजर आएंगी आपको, तो उनका जो इंटरवल होगा, डिस्टेंस होगा उनका, वो डिफरेंट होगा। हम्म। तो जो इन रियलिटी जो बॉडी है, उसके अंदर जो बीट टू बीट इंटरवल जो है, वो डिफरेंट होता है, वेरी करता है। और ये जो वेरी करना है, ये अच्छा है। ये खराब नहीं है, ये अच्छा है, हेल्थ के लिए अच्छा है। तो वो मैं बताता हूँ आपको अभी कि कैसे होता है। तो एक्चुअली इन मेडिकल साइंस ना एक अभी वो मेजर करते हैं, उसको बोलते हैं हार्ट रेट वेरिएबिलिटी, HRV। तो HRV से आपकी हार्ट रेट में जो बीट टू बीट जो जो इंटरवल है, उसमें वेरिएशन जो होते हैं, उसको मेजर करते हैं। हार्ट रेट वेरिएबिलिटी अधिक होने से, मतलब एक नॉर्मल लिमिट में होने से, आपका जो नर्वस सिस्टम है वो प्रॉपर काम करता है। तो अभी लेट्स गो टू नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम को हम लोग दो भागों में डिवाइड करते हैं। एक को कहते हैं सिंपैथेटिक, और एक को कहते हैं पैरासिम्पैथेटिक। अब देखिए, ऐसा क्या है कि भाई, जैसे मान लीजिए कि अब आदमी के नॉर्मल जो हम स्ट्रेस सिचुएशन जब हमारी इनकाउंटर होती है, तो आपको मालूम है कि हार्ट बीट बढ़ जाती है, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। हम्म। कभी भी कोई थ्रेट आती है, कोई स्ट्रेस आता है, तो ये नॉर्मल है, रिएक्शन है बॉडी का। मगर अगर ये रिएक्शन जो है, ये समझ लीजिए कि अनकंट्रोल्ड हो, तो हार्ट बीट बढ़ती चली जाएगी और ब्लड प्रेशर बढ़ता चला जाएगा, और वो डेंजरस हो जाता है। तो बॉडी जो है उसको एक काउंटर भी करती है। तो बॉडी क्या करती है कि वही जो आपका हार्ट बीट बढ़ी, तो बॉडी उसको ब्रेक भी लगाती है कि ज़्यादा ना बढ़ना भाई। बीपी बढ़ता है तो बॉडी ब्रेक लगाती है, बीपी को ज़्यादा ना बढ़ना। तो ये इन दोनों चीज़ों के अंदर ये नर्वस सिस्टम काम करता है। तो जैसे हम कहते हैं कि जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, वो है आपका जो इवेंट को रिएक्ट करता है, जो बाहर जो भी कुछ हो रहा है उसको रिएक्ट करता है। तो उसकी वजह से हार्ट रेट बढ़ जाता है। और जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है,
वो उस बढ़े हुए हार्ट रेट को घटाने का काम करता है, वो आपको रिलैक्स करने का काम। तो ये दोनों सिस्टम हमारे चल रहे हैं। और जो आदमी जो है वो जब वो उसका जो बेस्ट फंक्शनिंग होती है हमारी बॉडी की, उसमें ये दोनों सिस्टम एक समझ लीजिए कि बैलेंस रहते हैं। बैलेंस का मतलब क्या है कि भाई अगर सिंपैथेटिक सिस्टम ने आपका हार्ट रेट बढ़ा दिया, तो पैरासिम्पैथेटिक ने उसको कंट्रोल कर। तो ये कंट्रोल जो है दोनों का बहुत जरूरी है। जितना ये बैलेंस रहेगा, उतना जो बॉडी है वो आपकी स्ट्रेस सिचुएशंस को और बाकी जो भी आपके इवेंट्स होते हैं उनको हैंडल अच्छी तरह कर सकती है। मगर होता क्या है कि अगर ये सिंपैथेटिक है और ये पैरासिम्पैथेटिक है, तो धीरे धीरे जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है खासकर, और जैसे जैसे हम लोग लाइफ में कनेक्ट होते हैं, तो इसमें बैलेंस खत्म होना शुरू हो जाता है। तो पैरासिम्पैथेटिक जो है वो नीचे जाना शुरू हो जाता है और सिंपैथेटिक ऊपर जाना शुरू हो जाता है। तो जैसे ही ये इम्बैलेंस शुरू होता है, तो आपको बीपी की प्रॉब्लम्स, हार्ट रेट की प्रॉब्लम्स, ये सारी शुरू हो जाती है। क्योंकि अब क्या हो रहा है कि भाई आपका हार्ट रेट बढ़ गया है, मगर उसको घटाने वाला जो है उसकी ताकत कम है। या बीपी बढ़ गया है मगर बॉडी में जो उसको कंट्रोल करने की ताकत है वो कम हो गई। तो इस इसको एचआरवी के थ्रू, मतलब हार्ट रेट की जो वेरिएबिलिटी है, उससे ये मेजर किया जा सकता है। तो उसको मेजर करने के लिए भी आते हैं, इंस्ट्रूमेंट आते हैं, मेरे पास है, वो मैं आपको बताऊंगा इसी वक्त। तो जब ये ऐसे अगर हो गया, ये मतलब सिंपैथेटिक ऊपर हो गया, पैरासिम्पैथेटिक नीचे हो गया, अब आप एंजाइटी और स्ट्रेस पे चले गए। एंड उसका तो असर आपको मालूम है हार्ट के ऊपर भी होता है, सब जगह होता है। अच्छा, ये जो एचआरवी है, जो वेरिएबिलिटी है, ये ऐसे सिचुएशंस में कम होनी शुरू हो जाती है। तो जैसे अगर हम जब वेरिएबिलिटी को चार्ट करते हैं ना, तो जैसे आपका ईसीजी होता है तो वो ऐसे ऐसे आती है ना लाइंस, इसी तरह वेरिएबिलिटी की लाइंस भी इसी तरह आती है। बट जैसे जैसे एज बढ़ जाती है या इस तरह की सिचुएशन आ जाती है इम्बैलेंस की, तो वेरिएबिलिटी जो है वो ऐसे ऐसे होने की जगह वो ऐसे ऐसे होने चाहिए। हर्ष, क्वेश्चन है ये जो हार्ट रेट वेरिएबिलिटी है, दिस इज आल्सो ड्यू टू द जेनेटिक इफेक्ट। जैसे कुछ लोगों को ब्लड प्रेशर होता ही है क्योंकि हाँ देखिए, जेनेटिकली चला आ रहा है। बहुत सारे फैक्टर्स है ना हम्म। आपके, जो इम्बैलेंस करने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स, हम्म। मगर बैलेंस करने के लिए जो है वो देखना चाहिए। तो हमारा फोकस क्या होता है कि इम्बैलेंस तो हो गया, किसी भी वजह से हो गया, हम तो मेडिकल साइंस तो नहीं कर रहे, हम डॉक्टर तो नहीं है। किसी भी वजह से हो गया, जेनेटिक से हो गया, या आपकी खाने पीने की वजह से हो गया, या आपका लाइफस्टाइल की वजह से हो गया, जैसे भी हो गया, इम्बैलेंस हम्म। हो गया, तो उसको बैलेंस कैसे किया जाए? तो उसको बैलेंस करने के लिए या तो आप मेडिसिन लीजिए, हम्म। और या आप जो दूसरा और आसान तरीका है वो कीजिए। और वो हर्ष जी। आसान तरीका क्या है? वो है हर्ष ब्रीदिंग। जी। हाँ जी। हर्ष जी, हाँ जी। आप जो थे ना, यू आर एक्सप्लेनिंग हाँ जी। that it is like this, and under when as aging comes, then it is like this. What does it mean? इट मीन्स कि आज ऐसे आपकी, खत्म हुआ है। हाँ, आपकी जो बीट टू बीट हार्ट की जो बीट है, एक बीट से दूसरी बीट का जो इंटरवल है, उसमें जो डिफरेंस होना चाहिए वो कम हो गया है। जो हार्ट रेट में जो बीट टू बीट वेरिएबिलिटी थी, वो कम हो गई है। उसकी वजह से क्या होता है कि जैसे ही एक सिचुएशन आती है जिसके अंदर हार्ट रेट बढ़ने की कोशिश करता है, तो वो कंट्रोल नहीं हो पाता, बहुत ज्यादा बढ़ जाता तो मेरे को जैसे राम विनोद जी का जो क्वेश्चन था, है। हाँ जी।
डिफरेंट समझ आया था, हो सकता है आपको ठीक समझाओ। हाँ हाँ वो कह रहे थे कि जैसे फ्रिक्वेंसी है ना, हाँ वो फ्लैट हो जाती है, आपने कहा, हाँ तो उसकी बात कर रहे थे, इंटरवल की बात तो नहीं हो रही हाँ। थी। नहीं, वो ये जो फ्रीक्वेंसी जो मेजर कर रहे हैं ना हम, ये वेरिएबिलिटी को मेजर कर रहे हैं। भाई से वेरिएबिलिटी मतलब जो जो डिफरेंस है बीट्स के टाइम इंटरवल में, हम उसको मेजर कर रहे हैं। मतलब अगर अगर डिफरेंस अगर ऐसे जा रहा है चार्ट, इसका मतलब है कि आपका जो डिफरेंस है, मान लीजिए कि पहली एक बीट से दूसरी बीट 0.5 सेकंड, मतलब 0.5 तो नहीं होता, बट जस्ट जस्ट एक नंबर के लिए। और दूसरी बीट से तीसरी बीट के लिए 0.6, और तीसरी बीट से चौथी बीट के लिए फिर से 0.55। अभी क्या मतलब क्या है कि जो इंटरवल है वो डिफरेंट है। तो जब हम ये चीज़ मेजर करते हैं ना, तो यहाँ 0.5 लिखा या 0.6 लिखा या 0.55 लिखा, तो ये चार्ट बनना शुरू हो जाएगा ना वेरिएबिलिटी का। तो ये वेरिएबिलिटी चार्ट चेक कर रहे हैं हम। फ्रीक्वेंसी जो है वो मतलब एक पार्ट है इसका, बट हम इसको चेक करें कि इसकी हार्ट रेट के अंदर बीट टू बीट वेरिएशन कितना हो रहा है। गॉट इट। तो वो वेरिएशन जो है वो एक रेंज में अच्छा होता है। अगर वो ऐसे ऐसे चल रहा है ना, इट इज कंसिडर्ड टू बी गुड। इसका मतलब यह है कि आपका जो सिस्टम है वो ये बैलेंस्ड है। वो डील कर सकता है स्ट्रेस सिचुएशन को अच्छी हाँ। तरह से। और जब That वो means कम हो जाती है तो going वो up. डील नहीं कर पाता। That means when it is going up, some counter force is there which is trying to राइट counter Bring it, it down. राइट counter राइट it, राइट। right? And when it is not countering, it is remaining. That means when the situation will come of disturbance, that it will go and it will go too much. That is हाँ, out of control. एग्जैक्टली एग्जैक्टली Out of control phenomenon. एग्जैक्टली एग्जैक्टली। इसका मतलब है जो फ्रिक्वेंसी है, उसको अगर सेंटर लाइन डालें लेफ्ट टू राइट, तो वो टू हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। एक तो आप जैसे पैरा की बात कर रहे हो, और दूसरी ऐसे ही सिंपैथेटिक की, होगा हाँ। ना। वो मतलब बीच वाला इंटरवल तो नहीं, हाफ डिवाइड कर दे इस साइड या इस साइड जो है, उसको आप एसेस करोगे ना, नहीं, असल में लेफ्ट तुम और राइट को राजू जी एसेस उसको करो। तुम जो है ना, जो फ्रीक्वेंसी टाइम की, ये टाइम इंटरवल की बात कर रहा है। टाइम इंटरवल का जो 1/f फ्रीक्वेंसी टाइम इंटरवल इस तरीके से ज्वाइन होते हैं। लाइक आप जो है वो 1/1 फ्रीक्वेंसी कर लो तो टाइम आ जाएगा, 1/टाइम कर लो तो फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। नहीं नहीं, वो तो तो मेरे तुम मेरे को जो तुम कर रहे हो ना, तुम उसको पॉजिटिव नेगेटिव ले जाके उस तरीके से देख रहे हो। नहीं नहीं, Actually, I मैं think let me finish 1 minute. I think what जब ये हर्ष ने जो उंगली उठाई ना, एक्चुअली जो वेरिएबिलिटी दिखाने के लिए अगर वो इसने जो कर्व को नीचे खींचना शुरू करा था, क्योंकि उसमें वेरिएबिलिटी नहीं हो रही थी, तो इस वास्ते वो ऊपर नहीं जा रहा था। तो ये इसकी जो जब तुमने उंगली नू देखी तो तुमने सोचा फ्रीक्वेंसी कम हो गई है, वो एक्चुअली फ्रीक्वेंसी वहां बढ़ गई है, क्योंकि वो टाइम के जो टाइम इंटरवल थे ना वो रेगुलरली उस पर जाने लगे ना, वो छोटा होकर एम्पलीट्यूड कम होकर। तो इसका मतलब उनके बीच में टाइम जो है वो अगर यूनिफॉर्म वेव बन जाएगी तो दैट्स नॉट गुड, दैट्स व्हाट इट इज। नहीं नहीं, वो जो बिटवीन इंटरवल है वो मेरे को क्लियर है, उसकी बात नहीं कर रहा मैं। मेरे का ये क्वेश्चन ही एकदम अलग है। वो ये है कि जैसे ये कह रहे हैं ना, एक तरफ तो जो हमारा तो सिस्टम है पहले उसको था हाई करता है, और उसको बैलेंस करने के लिए नीचे ले आता है। तो मैं उसको डिवाइड कर रहा था, मैं कि वो आप लेफ्ट और राइट की बात हो रही है ना, मैं सिर्फ उसको क्लियर कर रहा था। हाँ, तो आप ये भी समझ सकते हैं कि लेफ्ट और राइट की या अप एंड डाउन की भी कर सकते हैं। बीच में अगर आप लाइन लगा लें अप एंड डाउन उसको उतर निकले तो वो है, ऊपर या और नीचे जो जा रहा है उसके वो वर्टिकल कर ले ग्राफ को। मैं नहीं, वर्टिकल। वो आप ऐसे हॉरिजेंटल लाइन की बात कर, मैं वर्टिकल कह रहा हूँ उसको। उस फ्रिक्वेंसी जो ऐसे जा रही है ना, उसको डिवाइड करने के लिए, उसको वर्टिकल है, उसका लेफ्ट एंड राइट की बात कर रहा हूँ मैं हाँ, तो ये आप ऐसे उसको भी साइन कर वेव की सकते बात कर रहा है। हैं। आप वैसे भी मेजर कर सकते हैं। नहीं नहीं, अंडरस्टैंडिंग की बात हो हाँ रही हाँ, है ना ठीक यहाँ बात है, पे। ठीक बात है। अंडरस्टैंडिंग क्लियर होने की बात हो रही है। तो बेसिकली आप ये मोटा मोटा ये समझें मैं कि भाई जो पैरासिम्पैथेटिक है जो कि आपको रिलैक्स करवाता है, और जो सिंपैथेटिक है जो कि इवेंट के ऊपर रिएक्ट करता है। तो ये जो दोनों चीजें हैं, जब ये दोनों बैलेंस में रहती हैं,
तब आपकी बॉडी और माइंड जो है वो सिचुएशंस को अच्छी तरह से डील कर सकता है। जैसे ही ये इम्बैलेंस शुरू हो जाता है तो उसमें क्या है कि सिंपैथेटिक ने तो आपका बीपी बढ़ा दिया और पैरासिम्पैथेटिक उसको कम नहीं कर पाता, कम नहीं कर पा रहा है। क्योंकि पैरासिम्पैथेटिक की ताकत कम हो गई। हम्म, अब वो कम नहीं कर पा रहा तो आपको बीपी की प्रॉब्लम हो गई। अब तो इसी तरह से हार्ट रेट की है। हार्ट रेट अगर आपका बढ़ गया सिंपैथेटिक की वजह से, जैसे किसी के पीछे कुत्ता पड़ जाता है तो भागना शुरू हो जाता है, हार्ट रेट बढ़ जाता है ना। अब हार्ट रेट बढ़ तो गया, मगर अगर पैरासिम्पैथेटिक की ताकत बिल्कुल खत्म हो गई है तो हार्ट रेट कम ही नहीं होता, तो बड़े में ही चला गया। तो पैरासिम्पैथेटिक का काम बहुत जरूरी है कि भाई वो उसको पकड़ के रखे, ब्रेक लगा के रखे, उसकी ज्यादा जाने ना दे। बट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ये इम्बैलेंस हो जाता है, ये नॉर्मल है लोगों को। हर एक आदमी का अगर हम चेक करेंगे ना HRV, तो हमें पता लगेगा ये इम्बैलेंस हो चुका है। खासकर जैसे जैसे एज बढ़ जाती है वैसे वैसे। तो इसीलिए क्या होता है, आप देखते हैं कि जब हमारी एज बढ़ जाती है तो कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन होती है तो हम उसको डील नहीं कर पाते। हमें इमीडिएटली हमारे को हार्ट पे प्रेशर शुरू हो जाता है, बीपी बढ़ जाता है, ये सब होना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो बैलेंस जो है, मतलब एक रीज़न है। मैं अगेन, मैं कोई मेडिकल डॉक्टर नहीं हूँ, बट HRV के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ आपको, और ये सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक के पर्सपेक्टिव से कि ये हाँ इम्बैलेंस जो है वो हेल्थ के लिए प्रॉब्लम है। हाँ जी। जी, ये नॉर्मली ऐसा माना जाता है कि अंडर स्ट्रेस या कुछ शॉक कुछ जब आता है तो उस समय ब्लड की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है कुछ पर्टिकुलर ब्रेन में राइट, ऐसा, राइट, एंड दैट रिक्वायर्स ए हार्ट टू बीट मोर राइट, टू मीट दैट कंडीशन, वेरी ट्रू, राइट? वेरी So ट्रू। this is a physical phenomena which is happening because of your the mind is perceiving something. There is shock, there is राइट, pain, there is something, no? राइट, Because of the blood pressure, I mean, heartbeat is increasing and blood pressure is going up. वेरी ट्रू। This appears to be as a physical phenomenon, हाँ, but I am not able to understand what could be that parasympathetic. वो क्या चीज होगी? वो क्यों होता होगा? हाँ, just पैर physical I am trying to understand. Yeah. हाँ, तो नेचर की तरफ से सिंपैथेटिक, जैसे मैंने बोला, सिंपैथेटिक जो सिस्टम है, नर्वस सिस्टम, वो रिएक्ट करता है इवेंट को। Yeah. मतलब जब आपको जरूरत है ज्यादा ब्लड फ्लो की ब्रेन में, तो वो बढ़ा देता है हार्ट बीट को। Correct. बट नेचर ने ये रखा है कि इसको अनकंट्रोल्ड नहीं होना चाहिए, Yeah. कहीं ना कहीं तो उसको रोकना है ना। ऐसा तो नहीं कि भाई चाहिए तो इतना सा एक्स्ट्रा ब्लड, और वो जो है वो बॉडी जो इतना सारा भेज दे वहाँ। अगर ऐसा करेगी तो कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो नेचर ने इसीलिए उसमें पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम जो है वो रखा हुआ है, कि उसको कंट्रोल करता है कि भाई तेरे को उतना ही ब्लड दूं जितना तुझे जरूरत है, बाकी जाने ना दूं आगे। तो ये जो एक फैक्टर है उसका, पैरासिम्पैथेटिक का, उस आ, उस कैपेबिलिटी को भी उतना ही पावरफुल होना जरूरी है। जब वो कैपेबिलिटी की पावर कम हो जाती है तो अब प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि सिंपैथेटिक ने तो ब्लड बढ़ा दिया और पैरासिम्पैथेटिक उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा। अब वो ब्लड बढ़ गया, बीपी बढ़ गया, हार्ट रेट बढ़ गया, और वो बड़े पे ही बैठा हुआ है। तो ये मतलब इसको बैलेंस करना जो है ये हमारे लिए आवश्यक है। और ये क्योंकि कैपेबिलिटी हमारी विद एज एंड विद लाइफस्टाइल ये कम होती जाती है, ये बैलेंस जो है, इम्बैलेंस जो है वो बढ़ता चला जाता है। तो उसको बैलेंस कर वापस लाने के लिए दो तरीके हैं। एक तो ये है कि भाई मेडिसिन ली जाए, तो जब मेडिसिन लेते हैं तो वो बीपी वगैरह को कम रखता है, वो बढ़ने ही नहीं देता। और दूसरा तरीका जो है वो बड़ी ही अमेजिंग बात है कि वो दूसरा तरीका है आपकी ब्रीदिंग।
और ये एक इसमें ब्रीदिंग के लिए बहुत सारे तरीके से ब्रीदिंग को टेस्ट किया जाता है, किया गया है कि भाई किस तरह की ब्रीदिंग करने से ये बैलेंस वापस आना शुरू हो जाए। और मजे की बात यह है कि HRV जो हार्ट रेट वेरिएबिलिटी है, इसके ऊपर प्लेसिबो का असर नहीं पड़ता। जैसे कहते हैं ना कि हम कभी शुगर की पिल दे दी और उसका ब्लड प्रेशर लो हो गया, मगर ये HRV जो है इसके ऊपर प्लेसिबो का असर नहीं होता। इसका मतलब इसको या तो मेडिसिन चाहिए या तो कोई और तरीका चाहिए जिससे इसको कंट्रोल किया जा सके। तो दिस ब्रिंग्स अस टू ब्रीदिंग। एंड द सेकंड फैक्टर जो यहाँ पर इंट्रोड्यूस मैं करना चाहता हूँ वो ये है कि अब तक हमारा ये एक अंडरस्टैंडिंग रही है कि ब्रेन सिग्नल भेजता है बॉडी के अंदर, और ब्रेन सिग्नल भेजता है हार्ट को, और ब्रेन सिग्नल भेजता है सब। बट ये अब पाया गया है कि हार्ट भी सिग्नल भेजता है ब्रेन को। तो ये फैक्टर जब दोनों चीजों को मिला लिया जाता है, हार्ट का सिग्नल टू द ब्रेन एंड द ब्रीदिंग, ये दो फैक्टर जब मिला लिए जाए तो ये जो इम्बैलेंस है ये धीरे धीरे बैलेंस में आ जाता है। तो कौन सी ब्रीदिंग है, क्या टेक्निक है ब्रीदिंग की फिर जिसको करने से ऐसा हो जाएगा? तो वो अगर आपको याद हो, मैंने आपको एक बताया था, एकादशी उज्जयी 11 सेकंड वाली ब्रीदिंग। 5 सेकंड्स इनहेल, 5 सेकंड्स एक्सहेल, 1 सेकंड का स्विच, मतलब नॉट एग्जैक्टली 1 सेकंड, नॉट एग्जैक्टली 5 सेकंड, बट अप्रोक्सीमेटली 11 सेकंड का साइकिल। एंड इक्वल साइकिल, मतलब इनहेल और एक्सहेल बराबर। एंड स्विच करने के बीच में रुकने की जरूरत नहीं है, जस्ट इनहेल किया और स्विच करके एक्सहेल कर दी। तो आपको याद होगा कि ये हमने किया था, और मैंने कहा था कि आप 5-5 मिनट करिए। ये वाली स्पेशली ये टेक्निक ऐसी है जो इस इम्बैलेंस को बैलेंस में ले जाती है। This is what I prefer to do normally before sleeping. हाँ, तो इससे क्या है कि जो HRV में बता रहा ना कि पहले अगर आपका चार्ट ऐसे आता था, हेल्दी चार्ट, और जो अनहेल्दी है वो ऐसे चल रहा है, तो जो अनहेल्दी चार्ट ऐसे जो चल रहा था, वो जो ये वाली ब्रीदिंग 11 सेकंड वाली करते हैं आप, तो वो धीरे धीरे ऐसे ऐसे आना शुरू हो जाता है। यानी आपकी जो HRV है वो इम्प्रूव हो जाती है। और जब वो HRV इम्प्रूव होती है तो उससे आपका सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक का बैलेंस हो जाता है। एंड आपकी एक तो आपके मतलब हार्ट पे, बॉडी पे, ब्लड प्रेशर पे पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है, और दूसरा आपका जो सिचुएशन, स्ट्रेसफुल सिचुएशन को हैंडल करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है। तो अब ये यही कमाल है कि एक तरफ तो मेडिसिन है जिसने आपको मेडिसिन करनी है, दूसरी तरफ ये है। तो अगर आप ये वाली ब्रीदिंग करते हैं, सिर्फ इतनी यही ब्रीदिंग, और इसका मजे की और दूसरी बात यह है कि ये क्यूमुलेटिव है। मतलब क्यूमुलेटिव मतलब आज आपने अगर 5 मिनट किया और उसका आपको फायदा हुआ, तो वो फायदा गायब नहीं होने वाला। कल जब आप 5 मिनट करेंगे तो फायदा इंक्रीज होगा। तो ऐसा नहीं है कि भाई आपने किया और फिर कल खत्म हो गया, ऐसा नहीं। तो अगर आप उसको रोज करते रहेंगे तो धीरे धीरे आपका ये जो बैलेंस है ये बढ़ना शुरू हो जाता है। तो इसलिए ये एक बहुत मतलब एक बड़ी ही सिंपल टेक्निक है जिसको कि मैं बहुत रेकमेंड करता हूँ कि भाई आप कीजिए, क्योंकि इससे आपका काफी सारी जगह पे आपको फायदा होने वाला है। हर्ष, ये जो अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं, हाँ जी। वो भी इज ए डिफरेंट फॉर्म ऑफ दिस और इज द सेम थिंग? हाँ, इस एवरी टाइप ऑफ ब्रीदिंग जो प्राणायाम में हम करते हैं,
उसका असर स्लाइटली डिफरेंट होता है। हम्म, बट अभी अगर हम सिर्फ सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक को बैलेंस करने की बात करते हैं, सिर्फ इतना करने की बात कर रहे हैं, तो ये जो 11 सेकंड वाली ब्रीदिंग है ये बेस्ट मान जाती है। हम्म, जब आप अनुलोम विलोम वगैरह करेंगे तो उसका भी मैं आपको वो एक्चुअली क्या करूँगा कि मैं नेक्स्ट टाइम ना इसमें इक्विपमेंट वो जो मेरे पास है वो लगा लूँगा और आपको मैं उसको डिमॉन्स्ट्रेट कर दूँ। तो मेरे पास उसका एक मेजरिंग इक्विपमेंट है हम्म, जो कि चार्ट वगैरह इमीडिएटली बनाता है साथ साथ। तो उससे आपको विजुअली नजर आएगा कि भाई जैसे ही सांस अच्छी तरह लेते हैं तो कैसे असर पड़ता है उसके ऊपर। क्योंकि अनुलोम विलोम प्राणायाम तो मैं मुझे सालों हो गए हैं करते हुए एज ए हाँ पार्ट ऑफ बिल्कुल बिल्कुल, अनुलोम विलोम भी योगा। पॉजिटिव इम्पैक्ट करता है। मगर उसमें एक एक जैसे ये अगर ऐसे चल रहा है ना, हम्म, तो अनुलोम विलोम के अंदर ऐसे करके जब जाएगा तो यहाँ एक ऐसे डबल डिप करके कई बार आ जाता है। हम्म, ऊपर से भी नीचे डबल करता है, नीचे से भी ऊपर डबल। तो वो जो है वो उसका असर डिफरेंट है। हम्म, चार्ट्स में थोड़ा थोड़ा फर्क आता है हर तरह की ब्रीदिंग के अंदर। बट अनुलोम विलोम मेनली आपके प्राण के लिए हम्म, होता है। मतलब जो आपका जो प्राण फ्लो करता है ना, ईदा लेफ्ट और टू राइट, ईदा राइट टू ईदा और लेफ्ट। पिंगला से जो प्राण फ्लो करता है आपका, उसको आपको फ्लो को बैलेंस करने के लिए होता स्ट्रीमलाइन करता है है। उसको। स्ट्रीमलाइन करना, हाँ हम्म, स्ट्रीमलाइन इज ए बेटर वर्ड। अच्छा, ये तो हो गया क्लियर। वेरी गुड, थैंक यू। और उसका एक और मैंने बाद में आ रही थी, जैसे आप मेडिसिन लेते हो ना उसको ब्लड प्रेशर को डाउन करने के लिए, तो वो भी अच्छी चीज है। पर जो राम विनोद जी ने कहा है कि वो जो ब्लड फ्लो चाहिए आपको, तो उसके ऊपर असर करती है वो मेडिसिन, फिर उतना ब्लड नहीं देती उसको इफेक्ट करने के लिए। इज इट राइट। ट्रू और रॉन्ग? बिकॉज आई एम या नॉट अ डॉक्टर, सो मैं भी डॉक्टर नहीं हूँ, तो मैं भी आपको जो भी इंफॉर्मेशन मेडिकल के बारे में बोलूंगा वो भी मेरी गूगल डॉक्टर होगा वो। नहीं, फिर भी अच्छा है आप, होता है ना। बट कुछ मेडिसिन हार्ट बीट को कम करती हैं। आई हैव सीन दैट दे रिड्यूस द हार्ट बीट and sometimes it becomes even dangerous also. मतलब it should not go too low also. No, that is also important. बीपी को भी लो कर देती है कई बार हाँ, काफी। तो बीपी को लो करने के लिए हार्ट बीट्स कम करने वाली कुछ मेडिसिन होती है, हाँ डिफरेंट बीटा ब्लॉकर, पता नहीं क्या क्या होता है इसमें। हाँ तो आई मीन दैट्स ऑल टुगेदर डिफरेंट थिंग। यहाँ जो अपनी हम ब्रीदिंग से रिलेटेड बात कर रहे हैं वो अलग बात है। राइट। नहीं हम नहीं लोग ये हम लोग तो वो बात कर रहे हैं जो कि आप हर व्यक्ति कर सकता है, आराम से कर सकता है, नहीं कोई नहीं उसके हम लिए लोग वो बात कर रहे हैं हर्ष, आई थिंक जो नेचर से जो नेचर के साथ में जो रिलेटेड है। है ना, नेचुरली क्या कर सकते हैं, जो कि हमारे पातंजलि योगा में उन्होंने बताया है ना। हाँ तो दैट इज ये वेरी ये ट्रू। चीजें हैं। तो ये करने से मतलब उसका एडवांटेज है। तो इसलिए जो पहली चीज मैं नॉर्मली रिकमेंड करता हूँ वो यही करता हूँ कि ये 11 सेकंड की ब्रीदिंग आप शुरू करते दैट इज फॉर HRV इम्प्रूवमेंट यू हैव। हैं। दैट इज फॉर योर HRV एंड दैट इज फॉर योर बैलेंसिंग ऑफ योर बैलेंसिंग नर्वस पैरासिम्पैथेटिक एंड सिस्टम। सिम्पैथेटिक। राइट। नाउ दैट विल हैव probably better control on your BP or better control on। नाउ ये जो आपने लोम विलोम का जो पूछा ना, वो प्राण फ्लो का। नाउ प्राण फ्लो मीन्स इट इज ए, वी आर टॉकिंग अबाउट ए सम ऑब्स्ट्रक्शंस आर देयर, दे गेट क्लियर, और व्हाट एग्जैक्टली इज द प्राण फ्लो मीन्स हियर? राइट। सो जो आपके जो अभी अगर आप प्राण के फ्लो की नाड़ी जिसको बोलते हैं, राइट। जो नाड़ी का अगर देखते हैं तो हमारी दो मेन नाड़ी, तीन मेन नाड़ी होती हैं, दो की बात मैं करता हूँ अभी, फिर तीसरी की करेंगे। एक को बोलते हैं ईदा और एक को बोलते हैं पिंगला। या तो ईदा जो है वो मूल नाड़ी और पिंगला सन नाड़ी। एक लेफ्ट नॉस्ट्रिल से शुरू होती है और वो ऐसे चक्रास जो है उनके चारों तरफ से जाती हुई आपके रूट चक्रा तक जाती है। दूसरी राइट से शुरू होती है
और वो भी इसी तरह से चक्र से घूमती हुई रूट चक्र तक चले जाती है। तो ये इदा और पिंगला है, क्योंकि ये शुरू होती है यहाँ लेफ्ट नॉस्ट्रिल और राइट नॉस्ट्रिल से। तो जब आप एक नॉस्ट्रिल से प्राण लेते हैं, ब्रीदिंग करते हैं आप, तो वो जो एक से किया तो इदा जो है वो एक्टिवेट होती है, दूसरे से किया तो पिंगला एक्टिवेट होती है। तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, जैसे जन्म के बाद में, तो धीरे धीरे जो ये जो हमारा जो नॉर्मल नेचर ने जो प्राण फ्लो हमारा रखा हुआ है, उसमें ऑब्स्ट्रक्शन आनी शुरू हो जाती है। हम्म, अगेन उसके रीजन कई सारे हैं, लाइफस्टाइल भी है, मेंटल मेकअप भी है आपका, इवेंट्स के कैसे आपके एक्सपोज हुए हैं, कैसे आपको लाइफ के लेसन्स मिले हैं, वो सारी experience. चीज़ें उसके साथ में है। अगर मैं ब्रीफली कहूँ तो समझ लीजिए जैसे जैसे आपकी वासनाएं जो हैं वो एक्यूमुलेट होती चली जाती है, वैसे वैसे प्राण जो है वो उनका फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन आना शुरू। क्योंकि क्या होता है कि जैसे वासना क्या है, देखिए वो इम्प्रेशन की बात करते हैं हम, जैसे वासना वो है क्या, वो एक एनर्जी का ब्लॉक है। एक एक एक, एक छोटा क्लाउड समझ लीजिए कि एनर्जी का, प्राण का एक छोटा क्लाउड है। उस क्लाउड के अंदर वो आपका वासना यानी इम्प्रेशन जो है उसका, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो उसमें जुड़ी हुई है, उसकी उसमें लगी है। अब ये क्लाउड अगर मेरे अंदर है, कहीं मेरे अंदर वासना है, तो वो है कहाँ, वो कहाँ रखी हुई है मैंने। हम कहते तो है ना कि मन में है, चित्त में है, मगर वो चित्त है कहाँ, और वो उसकी कंस्ट्रक्शन है क्या, किस चीज का बना हुआ है। कोई कागज तो नहीं है कि मैंने लिख दिया है उसके ऊपर, कोई फिजिकल चीज तो है नहीं। तो ये जो चित्त है, जो कंस्ट्रक्ट है इसका, जो ये वासना जो है बनी हुई है, ये जो छोटा सा क्लाउड जो एनर्जी का ब्लॉक है, ये जो चित्त का जो फील्ड है, उस फील्ड के अंदर ये ब्लॉक्स हैं। मगर ये ब्लॉक्स जो है कहीं ना कहीं हमारे जो प्राण की जो नाड़ियां हैं उनके साथ में कनेक्टेड है। तो वो जो हम ब्लॉक है एनर्जी का, वो हम कहीं ना कहीं उस नाड़ी में रख लेते हैं जहाँ प्राण फ्लो कर रहा है। देखिए क्या होता है, जैसे कि आपको अगर मान लीजिए कि ऐसे इवेंट्स हुए या ऐसी घटनाएं हुई जिसमें आपको हीनता की भावना आई, तो आपको किसी ने इस तरह से ट्रीट किया कि आपको हीन भावना आनी शुरू हुई। अब ये हीन भावना जो आई आपकी, ये कहीं ना कहीं आपने रख ली अननोइंगली। ऐसा नहीं कि मैं जान के कहता हूँ कि अब रख लूंगा, वो रखी गई। जब भी दोबारा कभी भी उस तरह का इवेंट होगा, उस तरह की बात होगी, इमीडिएटली आपकी हीनता की भावना ट्रिगर हो जाती है, दोबारा से आ जाती है। तो कहीं ना कहीं वो ब्लॉक रखा हुआ है मैंने एनर्जी का, अननोइंगली। अगेन एम्फेसाइज करना चाहता हूँ अननोइंगली, क्योंकि हमें पता नहीं, नेचर करता है ये। हाँ, दीज तो आर एक्सपीरियंसेस बेसिकली, अनुभवों के बेसिस पर सेट है, घुस हाँ, जाते हैं। हाँ, तो वो जो रखा हुआ है कहीं, अब वो समझ लीजिए कि अगर नाड़ी जो है, वो नाड़ी में से फ्लो हो रहा था प्राण का, और वहां बीच में कहीं आपने एक ऑब्स्ट्रक्शन की तरह से एक एनर्जी का ब्लॉक रख दिया, तो प्लम्बिंग खराब हो गई अब आपकी। या नाड़ी में से प्राण का फ्लो जो है वो उसके उस ब्लॉक की वजह से वो पत्थर की तरह काम कर रहा है वहां। तो वो जो प्राण है उसके इधर उधर से निकलने की कोशिश करता है, और जो जितना जाना चाहिए वो जा नहीं पाता। तो होता क्या है कि वो उस फ्लो को जब वो ब्लॉक करता है कहीं ना कहीं, और प्राण का फ्लो वहाँ कम हो जाता है या डिस्टर्ब हो जाता है, तो धीरे 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 उस एरिया के अंदर एक, ये अब प्राण से पहले वो माइंड में आता है, फिर माइंड से वो फिजिकल में आ जाता है। मतलब जब प्राण में ब्लॉक हुआ, फ्लो में ब्लॉक हुआ, तो पहला कहाँ असर करेगा, वो मन में करता है ना, माइंड में। जो हीनता की हीनता की भावना है भावना बढ़ गई। वो मन में है, वो फिजिकल में तो नजर नहीं आ रही है।
तो पहला इमीडिएट असर करता है वो मन के ऊपर। अगर वो उसको ठीक ना किया जाए तो धीरे 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 वो आपकी फिजिकल बॉडी को असर करना शुरू हो जाता है, क्योंकि अब प्राण का जब फ्लो जब ऑब्स्ट्रक्ट हो गया तो फिजिकैलिटी में आपकी जो जहाँ प्राण चाहिए था अब वो वहाँ असर करना शुरू हो जाता है, और धीरे धीरे कुछ ना कुछ फिजिकल प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो जनरली हीनता की भावना जो होती है वो उसके सेक्रल चक्र होता है, उसमें जाके वो नॉर्मली वहाँ लोग रख लेते हैं, तो उनकी प्रॉब्लम जो है वो सेक्रल एरिया में शुरू हो जाती है। कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं या अनुभव होते हैं जो हार्ट चक्र को करते हैं। आपको किसी ने धोखा दिया, आपका दिल तोड़ दिया, जैसे कहते हैं ना मेरा दिल तोड़ दिया, वो हार्ट में रख लेते हैं लोग। तो हार्ट चक्र के आसपास कहीं ब्लॉक हो जाता है। अब वहां से प्राण जो है उसका फ्लो प्रॉपर नहीं हो रहा, प्लम्बिंग खराब हो गई है, धीरे 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 वो हार्ट के ऊपर असर करना शुरू। तो पहले तो मन, ये फिर बॉडी। तो इस तरह के प्राण के लिए फ्लो का जो ऑब्स्ट्रक्शंस हैं उसको दूर करने के लिए आ, ये लोम विलोम इज इफेक्टिव। हाँ, उनको दूर करने के लिए कुछ तरीके हैं। एक तरीका तो ये है जिसके अंदर आप ये प्राणायाम करते हैं और उनको आप ब्लॉक्स को रिमूव करते हैं। दूसरा तरीका जो है वो आपके मन और बुद्धि से संबंधित है, क्योंकि ऐसा तो नहीं कि हर आदमी अनुलोम विलोम कर रहा है दुनिया के अंदर, मगर ऐसे भी होता है कि कुछ मन और बुद्धि के की एक्सरसाइजेज होती हैं जिससे कि वो ब्लॉक जो है वो खत्म हो जाता है, निकल जाता है। तो एक पूरा एरिया है जिसके अंदर हम ये मन और बुद्धि में से कैसे ब्लॉक निकाले जाएं वो कर सकते हैं, और दूसरा पूरा एरिया है जिसके अंदर हम प्राणायाम से उनको कैसे किया जाए वो कर सकते हैं। तो अभी हमारे रेफरेंस में अभी हम क्योंकि प्राणायाम टाइप की बात कर रहे हैं तो इसलिए हम प्राणायाम की बात करें, फिर किसी दिन हम मन और बुद्धि की वाली बात भी करें। दारू पी के नहीं निकलेगा वो। निकलेगा तो नहीं। बस थोड़ी देर के लिए आप भूल जाओगे इसको क्या है वहां पर। बट कभी कभी थोड़ी देर के लिए भूलना आल्सो बेनिफिट देता है। हाँ नहीं कोई चाहे ये वो सब अच्छा है। चाहे वो पी करके हो और चाहे वो एंटी एंजाइटी मेडिसिन लेकर के हो। हाँ मेरे को ना या वो याद आ रहा है गीता का, वो कहते हैं ना, या पिछले आपने एक दो सेशन पहले कहा था कि आप उसका अवेयरनेस है आपको, बट यू आर नॉट लेटिंग इट कम आउट, हाँ। दैट दैट्स इज मन बुद्धि। तो वो उसको जो रिलीज करने का जो मन और बुद्धि से जो तरीका है वो भी किसी दिन हम कर सकते हैं, हम्म, उसके बारे में बात करेंगे। तो वो हर बहुत तरीके हैं, मतलब बहुत सारे ऐसे ज्ञानी लोग हुए हैं जिन्होंने बहुत सारी टेक्निक्स को इन्वेंट भी किया है और यूज भी किया है। तो कुछ दो चार लोगों का मुझे मालूम है तो मैं वो आपको बता सकता हूँ। जो दो चार टेक्निक्स जो मैंने देखी है, सुनी है, अनुभव की है। वेरी गुड। मतलब रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेज है, जैसे मान लीजिए आप खेलते हैं, जाके कोई आपने एंटरटेनमेंट किया, गेम खेला या कुछ लाइट प्रोग्राम देखा, इस तरह से भी शायद आप इनको हटा सकते हैं या नहीं हटा सकते, वो हटा अलग चीज सकते, हाँ नहीं, है। उससे हटते नहीं है, बट ये है कि आपकी जो उनकी उनको डील करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है। हम्म, कैसे हम कहते हैं ना कि ये आप अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपके टेस्टस टेस्टेस्टेरोन रेस्टोरेंट। टेस्टेरोन बढ़ जाता है, या वो क्या और इस तरह के दो चार हार्मोन्स होते हैं जिनकी बात करते हैं कि आप ये करते हैं तो वो बढ़ जाते हैं, तो उनसे आपको डील करने की कैपेसिटी आपकी बढ़ जाती है। तो वो जो बड़ा पहाड़ जैसा लगता था वो पत्थर की तरह छोटा हो जाता है, बस ये फर्क पड़ जाता है। बट वो जाता नहीं है, वो खत्म नहीं होता। खत्म करने के लिए फिर आपको कुछ ना कुछ और करना
प्रयास करना पड़ेगा। हाँ नहीं प्रयास वो कुछ सारी जो क्लिनिकल जो वेस्टर्न मेडिकल साइंसेज है वो इसीलिए वो इफेक्ट पे काम करते हैं हाँ सिम्टम्स के ऊपर काम वो करते हैं। काज पे बहुत कम जाते हैं। तो क्योंकि हम लोग तो अपना नेचर की बात कर रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी की, प्राणायाम की, ये सब चीज़ें, ब्रीदिंग, मेडिटेशन, तो इनसे भी इन चीज़ों में फायदा होता है। हम्म। मतलब लोग बाग जैसे साइकोथेरेपी वगैरह सेशंस वगैरह करते हैं, कंसल्ट करते हैं, और बातचीत के जरिए उनको रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। राइट। हाँ वो भी तो एक सुनने वो में भी एक आता है लोग टेक्निक बाग। है, वो स्लो हम्म, है, काफ़ी स्लो है टेक्निक को, हम्म, उसका असर काफ़ी सेशंस या काफ़ी सालों में भी होता है। हम्म, कुछ फास्ट टेक्निक्स भी है, अच्छा। जैसे एक एक टेक्निक है, उसको बोलते हैं EFT, वो टैप करके करते हैं। ऐसे। हाँ, ऐप का भी यूज वो हुआ है। टैपिंग का भी है वो। हाँ, कोई ना कोई नोट कर ले, क्योंकि ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं, मतलब फॉर्चुनेटली मैं एक्सपोज हुआ हूँ इन चीज़ों को, मैंने सीखी हुई है ये सारी। तो अब आपको है जी। राम फुल फॉर्म विनोद ऑफ, जी वो नोट कर रहे हैं। हाँ, ये फुल फॉर्म ऑफ EFT। एनर्जी समथिंग चलो चलो, कोई बात let's एनर्जी proceed। फ्रीडम टेक्नोलॉजी चलो कोई, चलो। टेक्निक टेक्निक एनर्जी टेक्निक या फ्रीडम टेक्निक या समथिंग लाइक दैट इसका। थेरेपी होगा कुछ ऐसा। हाँ थेरेपी भी हो सकता है। हम्म, तो EFT टेक्निक, देन मन बुद्धि वाली टेक्निक, हाँ, और प्राणायाम का हमने बात किया। तो इन सब ब्रीदिंग टेक्निक पे आप ब्रीदिंग कभी कभी ब्रीदिंग लाइट हाँ करेंगे। एक और जैसे फिजिकल के अंदर भी एक, वो जो हमने एक बार प्राणायाम एक आध बार किया है, मतलब प्राणायाम मेडिटेशन समझ लीजिए, तो वो आपको अपने आप की फिजिकल प्रॉब्लम्स को हील करने के काम आती है, तो वो भी कर लेंगे। हीलिंग 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 प्राणायाम टेक्निक है वो, है जी। कौन सा प्राणायाम है वो कुछ? ना उसका नाम नहीं है, वो एक टेक्निक है, इवॉल्व हो गई है, सिंपल है, बहुत सिंपल है, हमने की भी हुई है ग्रुप में। बट वो जैसे जैसे उसकी प्रैक्टिस करते हैं तो आप उसकी स्किल आपको ज़्यादा आ जाती है। तो आप उसको, मतलब उसकी स्किल इतनी है कि आप उसको डेवलप करें तो आप सेल्यूलर लेवल के ऊपर आप अपने आप को हील कर सकते हैं। सेल सेल किस लेवल के ऊपर, मतलब कितना माइन्यूट लेवल है। ये तो ये मेरे से पहले किया होगा आपने, मेरे को याद नहीं है इसका। हो सकता है हो सकता है पहले हो, क्योंकि अब 3-4 साल हो गए ना, तो पता नहीं कितनी सारी अशोक बातों जी को से हमने। पूछने का तो कोई मतलब नहीं, तो सो रहे थे तो नहीं नहीं ऐसा है ना कि कई बार ऐसा होता है कि शुरू शुरू में जब बात की जाती है ना, तो उसकी इम्पोर्टेंस नहीं इतनी समझी जाती है उस वक्त। बाद में जब हम दोबारा बात करते हैं तो फिर समझ आती है कि यार वो इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा थी वो, मगर उस वक्त क्योंकि अपना आइडिया नहीं होता इतना ज़्यादा, तो हम लोग जैसे मोदी कई बार बोल देता है ना लोग समझते नहीं कि क्या करने वाला है, वो बाद में कहता है मैंने तो 2 साल पहले ही कहा था। नहीं नहीं, आपने जो 11 सेकंड की आप याद दिलाई है ना, अब हाँ समझ में आता है जो आपने पहले कहा था। हाँ हाँ वही मैं कह रहा हूँ कि कई बार वो बात होती है, बट उसकी वो इम्पोर्टेंस उस वक्त नहीं पता लगती इतनी ज़्यादा। बाद में फिर जब हम दोबारा करते हैं या ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करते हैं तब होता है। अब मैंने आपको ये भी बोला था उसके बाद में उंगली पकड़ने वाली बात, हाँ जी उंगली जी। वाली है। वो अब वो कॉम्बिनेशन था दोनों का, 11 सेकेंड प्लस एक एक उंगली पकड़ना, तो वो उंगली भी है, वो भी उसमें भी वो मेरिडियंस, ये इसमें प्रेशर पॉइंट्स हैं, मेरिडियंस है एनर्जी की, तो उसको भी साथ में जोड़े हैं। वो मतलब ये चीज़ें हैं, वो करने लगते हैं तब उसकी इम्पोर्टेंस धीरे धीरे पता लगता है। It's true, it's true. तो तो ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं, बट बहरहाल कमिंग बैक टू दिस, तो सो यस, प्राणायाम जो है, प्राणायाम का मतलब ही ये है प्राण को कंट्रोल करना। कंट्रोल। आई तो एम या तो ब्रीदिंग और प्राणायाम दोनों में फर्क है, हम्म मगर ब्रीदिंग से टेक्निक है जिससे आप प्राणायाम,
प्राणायाम करते हैं। मतलब प्राण को कंट्रोल करने का तरीका है ब्रीथ करने से। ये कोई और भी तरीका है प्राण को प्राणायाम करने का ब्रीदिंग के अलावा? हाँ, ये सारी जितनी आपकी जैसे भस्त्रिका है, ये सारी सब प्राण के लिए ही है ये सब। हम्म, जो जो योगा के अंदर आप करते हैं ना, तो ये सारी प्राणों के लिए ही है। नहीं नहीं, वो भ्रमणी प्राणायाम है राम विनोद जी, अगर आप करते हो नहीं, तो गूंजता है ना कान में वो वो। एक्चुअली क्या होगा कि एक है ना कि हम कुछ एक्सरसाइज, जैसे आप मान लीजिए कि आप एक जिम में भी एक्सरसाइज करते हैं, तो आपकी फिजिकल बॉडी के लिए वो एक्सरसाइज होती है। हम्म, तो प्राणायाम के अंदर भी कुछ प्राणायाम इस तरह की एक्सरसाइजेज है यौगिक, जो आपके अपने फिजिकल बॉडी में या अपनी प्राण बॉडी में वो असर करती है। बट उसके बाद भी जो नेक्स्ट स्टेप है, उसमें आप उन एक्सरसाइजेस को करते हैं जब आप प्राण को कंट्रोल करना शुरू हो जाते हैं। तो जो प्राणों को कंट्रोल करना इज ए लिटिल लिटिल हायर स्किल देन जस्ट एक्सरसाइज करना जिससे आपके प्राण ठीक। हम्म। वो हर्ष, एक एक क्वेश्चन, स्टेप बाय स्टेप चलता है। हाँ जी। एक क्वेश्चन ये जो हम लोगों ने इस पे शायद पहले बात की है, पर मैं अभी पूछ ही लेता हूँ। ये जो आपने कहा ना, माइंड और इंटेलेक्ट से जो भी कंट्रोल कर सकते हैं एनर्जी ब्लॉकेज, तो आर वी टॉकिंग अबाउट, हम लोगों ने पहले बात की थी कि जैसे एंगर कंट्रोल, सो एंग्री हुआ या कोई इवेंट ट्रिगर द एंगर इन यू, तो हम ये कहें ये एंगर है, आई एम ऑब्जर्विंग इट एज एन एंगर, so are we using that, in that still mind and intellect is involved because you're now treating anger in a different manner, या हम, राइट। देखिए हालांकि हम दूसरी जगह इसको ले जा रहे हैं। हाँ, आप कुछ कुछ चीजें, जैसे अभी मैंने एक एग्जांपल दिया था हीनता की भावना। हम्म, आप जब हीनता की भावना है, इसको इसमें एंगर वगैरह या इस तरह का भाव नहीं है, मगर ये हो सकता है कि जब आप हीनता की भावना आए, उस वक्त आप रिएक्ट करें और as आप anger, रिएक्शन के अंदर anger. एंगर दिखाएं हम्म, या फ्रस्ट्रेशन दिखाएं। बट एक्चुअली आपके अंदर जो भावना थी वो हीनता की थी। तो अब अगर मैं हीनता की भावना को निकाल दूंगा किसी भी तरह से, तो वो जो रिएक्शन है उसका, जिसमें एंगर आ जाता था, वो नहीं आएगा। तो कुछ टेक्निक जो है माइंड और इंटेलेक्ट की, वो इन भावनाओं को निकालती है। हम्म, जैसे कई बार एक भावना आ जाती है कि भाई, इंग्लिश में उसको कहते हैं कि आई एम नॉट गुड एनफ, कि मैं अ, इसमें अच्छा नहीं हूँ, आई एम नॉट गुड एनफ। या समझ लीजिए कि भावना आ जाती है कि जब मैं बाहर जाऊंगा सड़क के ऊपर, हम्म, तो कोई मुझे लूट लेगा, डर लग गया। या आपको ये एक बिलीफ आ गई है कि बिना पैसे के आदमी खुश नहीं रह सकता। हम्म, देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है ये। हम लोग ज्यादातर लोग इस तरह की बिलीफ लेके ही चलते हैं हम। हम्म, तो ये जो 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 भावनाएं जो बहुत ज्यादा आपको बॉदर करती है, जैसे हीनता की भावना, एक मैंने स्पेशली वो बाई चांस वो निकल आई, बट वो एक भावना ऐसी है जो आपको बहुत ज्यादा बॉदर करेगी, और नहीं वो नीचे ले जाती है आपको। एकदम नीचे ले जाती है। या तो अगर इस भावना को निकालना है, और वो अगर वो निकल जाए आपकी, मान लीजिए 15 मिनट के अंदर या आधे घंटे के अंदर निकल जाए, तो आपकी लाइफ चेंज हो गई, हम्म, टोटली चेंज हो गई आपकी लाइफ। तो इस तरह की बहुत सारे ऐसे नेगेटिव इमोशंस हैं हम्म, जो हम लोग कैरी करते हैं। तो उन नेगेटिव इमोशंस को निकालने का तरीका अलग है। हम्म, तो वो तरीके जो हैं वो यूज़ किए जा सकते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें जैसे फोबिया होता है,
हम्म, अब फोबिया जो है वो एक फियर है जिसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, मगर इस फोबिया को की वजह से आदमी की लाइफ जो है वो बड़ी परेशान हो जाती है। हम्म, तो अगर आप उस फोबिया को निकाल सकें, अब देखिए साइकोलॉजी के अंदर भी उसका ट्रीटमेंट होता है, बहुत हिप्नोटिज्म भी करते हैं, सब करते हैं, दवाइयाँ भी देते हैं। बट अगर यही चीज आप नेचर के तरीके से अपने अध्यात्म से या अपने मन और बुद्धि से कर सकें तो उससे अच्छी तो कोई बात नहीं ना। हम्म, और उसमें भी कुछ टेक्निक्स ऐसी हैं जो आपको बड़ा क्विक रिजल्ट देती हैं। साइकोलॉजिस्ट जो है वो कई साल लगा देगा, मगर और ईएफटी जो है वो थोड़ा उसका असर कम कर देगी, मगर कुछ और भी टेक्निक्स हैं जो उसको बहुत क्विकली रिलीज कर देती है। मतलब वो जो एनर्जी का जो ब्लॉक था, जो नेगेटिव एनर्जी का ब्लॉक था, उसको रिलीज कर सकते हैं। तो कमिंग बैक फुल सर्कल, तो प्राणायाम में भी ये अटेम्प्ट की जाती है कि वो जो ब्लॉक्स हैं उनको निकाल दिया जाए। एक्चुअली जो अनुलोम विलोम है उसको हम लोग नाड़ी शोधन कहते हैं, उसका नाम ही नाड़ी शोधनम रखा गया है। मतलब जो नाड़ी के अंदर उसको क्लीन करने। उस रेफरेंस में नाड़ी क्या हुई यार जी? नाड़ी मेरिडियन जैसे किस कहना चीज चाहिए, है जी? प्राण फ्लो की मेरिडियन। मेरिडियन, नॉट द नर्व्स। नॉट द नर्व, नो। जैसे ब्लड फ्लो के लिए आपकी वेन्स वगैरह हैं, उसी तरह प्राण फ्लो की भी नाड़ी है। It's not a physical system, or is it a physical इट्स नॉट ए फिजिकल सिस्टम, इट्स मोर ऑफ ए एस्ट्रल सिस्टम। system? उसके अलॉन्ग एनर्जी फ्लो करती है। हाँ, तो इसका मतलब है कोई जो नाड़ी है, इट्स नॉट ए हालो, इट्स ए flow going, blood flow going with the uh, pranayam, sort of, bringing to that part, that is astral. देखिए फिजिकल तो हमें पता है सारा, जैसे जो भी ब्लड है वो भी फिजिकल है, उसकी जो वेन्स है वो भी फिजिकल है, आर्टरीज फिजिकल है, सारा ये तो सारा फिजिकल है। मगर जब आपको एस्ट्रल की बात आती है तो उसको आप ऐसे ही समझें कि जैसे मेंटल लेवल के बियॉन्ड जो जाती है चीज उसको एस्ट्रल बोलते हैं। जस्ट गिव यू एन एग्जांपल ऑफ द एस्ट्रल वर्ल्ड। जैसे हमारे 5 फिजिकल सेंसेस हैं, हम किसी चीज को स्मेल करते हैं, टच करते हैं, सब इसी तरह से आपके 5 एस्ट्रल सेंसेस हैं। तो 5 एस्ट्रल सेंसेस को जब आप स्किल के साथ में एक्टिवेट कर लेते हैं या आप उसको कनेक्ट कर लेते हैं, तब आप दूर कहीं हो रही चीज को जान सकते हैं। तो क्योंकि जो फिजिकल सेंस है उसमें जो जहाँ तक सेंस आपका फील्ड जो है, सेंस का फील्ड, उस तक वो उसको देख सकता है या उसका एक्सपीरियंस कर सकता है। मतलब अगर आपने देखना है तो आपको जो 2 किलोमीटर तक नजर आता है वही आता है, मगर वही एस्ट्रल विजन जो है वो आपको 2000 किलोमीटर भी दिखा सकती है। ये सब सूक्ष्म शरीर की बात कर रहे हैं। हाँ, तो वो सूक्ष्म शरीर की ही समझ लीजिए उसको। ओके। तो वो एस्ट्रल उसको बोल देते हैं इंग्लिश में। तो उसमें मतलब जब आप सुनने के लिए जैसे है, तो आपको एक रेंज है जहाँ से कोई आवाज़ आती है तो आप सुन लेते हैं, उसके बाद नहीं सुन पाते हैं। बट वही एस्ट्रल सेंस के अंदर आप 1000 किलोमीटर दूर की चीज़ भी सुन सकते हैं। तो ये भी सेंसेस जो है डेवलप हो जाते हैं, और ये प्राणायाम करने से और कुछ मेडिटेशंस हैं उनको करने से ये डेवलप हो जाते हैं।
तो आपको पता लगना शुरू हो जाता है कि कहाँ क्या हो रहा है। इसके ऊपर ये CIA वगैरह ने भी काफी रिसर्च किया था। रिमोट व्यूइंग, आपने नाम शायद सुना होगा। मैंने लॉन्ग टाइम जर्मनी में था, जब था तो उस टाइम रशिया का कोई था, उन्होंने रिसर्च की थी, जैसे वो करते थे भाई, आप इधर बैठे हो, दूसरी तरफ उन्होंने क्या डाला है, तो यू कैन गेस, हाँ, दे स्टार्ट इन दैट वे। या तो रिमोट व्यूइंग के ऊपर काफी इन्होंने रिसर्च करने की कोशिश की थी। बट ये सारी चीजें जो है ये प्राणायाम वगैरह करने से, मेडिटेशन करने से आप कर सकते जैसे अगर हम उससे चक्रा से रिलेट करें ना, जो कहते हैं ना त्रिनेत्र खुल गया, तो त्रिनेत्र हैं। से फिर वो ब्रह्मांड में क्या हो रहा है वो आप देख लेंगे ना। वो तो थर्ड आई को अगर आपने खोल लिया, पूरी हम्म। तरह से खोल लिया, तो आप तो त्रिकालदर्शी हो गए ना। हम्म। वो थर्ड आई का तो बहुत बहुत ही पावरफुल ये वो हम्म। है, चक्र है, बहुत पावरफुल। ये तो मतलब प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर सबको देख लेता है ना, देख त्रिकालदर्शी लेते हो हैं। जाता। ये सारा पतंजलि से रिलेटेड है, बट हाँ। मतलब हर हर चीज का एक ब्रांच बन गई है, और ब्रांच जो है वो काफी डेवलप हुई शास्त्रों के अंदर और अनुभवों के अंदर, कि वो उस ब्रांच को कैसे किया जाए। सो मैं यही कह रहा था कि इतने सारे सब्जेक्ट हैं, हम लोग कोई ना कोई सब्जेक्ट हमको मिल ही सकता है जो हम अपने कम्युनिटी के अंदर कर सकें। बस ये है जी, थोड़ा सा मतलब ऑडियंस का लेवल भाप के हाँ, अगर आप बात करें तो फिर उनको वो डाइजेस्ट होगा, हाँ, बाकी लोगों का ओवरहेड ट्रांसमिशन हो जाएगा। हाँ, नहीं ठीक कह रहे हैं। इसलिए नॉर्मली जब कॉमन उसमें जाते हैं ना, तो यही ब्रीदिंग वगैरह की बात ही करते हैं कि भाई ये ब्रीदिंग कर लो, ये वाली मेडिटेशन सिंपल सी कर लो। चक्रा की भी बात करते हैं तो थोड़ा सा ही करते हैं, उसका ज़्यादा ज़्यादा डिटेल में नहीं जा पाते। नहीं नहीं, अगर मैं रिलेट करूं, जैसे आप सब लोग बैठे हैं, या ऑल लर्नेड पीपल, जिस तरह के आप क्वेश्चन करते हैं सब, वो आई डोंट थिंक जैसे नॉर्मल हमारी हाँ, पब्लिक है वो कर सकती है। हाँ, नहीं ठीक कह रहे हैं। और देयर इज नो नो मतलब उसमें वो नहीं है, क्योंकि वो लोग उस इस सब्जेक्ट को एक्सपोज ही नहीं हुए ना कभी। तो जब आप सब्जेक्ट को ही एक्सपोज नहीं हुए, तो आप सवाल कितने पूछोगे। बट जैसे जैसे एक्सपोज होते जाते हैं, वैसे वैसे आपके सवाल भी गूढ़ होते जाते हैं। क्योंकि लेवल ऑफ अवेयरनेस बढ़ता जाता है ना। तो ये बात ठीक कह रहे हैं आप। यहाँ तो जो बैठे हैं बड़े विज्ञानी लोग हैं सारे। हम लोग आपके का सवाल जो स्पेसिफिक है वो इंटरेस्ट है, हैं। हम लोग का स्पेसिफिक इंटरेस्ट है। हाँ, जो आम पब्लिक है उनका सोचना और उनका इंटरेस्ट डिफरेंट हो सकता है। हाँ, नॉर्मल है ना ये तो। मतलब हम लोग 6-7 लोग जो हैं, हम लोग कितने टाइम से हर वीक आते ही हैं। बीच में ठीक है 2-4 वीक निकल जाते हैं इधर उधर कई बार, बट जुड़े हुए रेगुलरली हैं, हम लोग आते हैं, हम तो लोग जुड़े हुए हैं। ऑब्वियसली इन हाँ। सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट है हम लोगों का। एक और भी बात है ना, जैसे सर्टन क्लास होती है ना, जब एक प्रोफेसर होता है पढ़ाता है, हाँ, उस क्लास में इंटेलिजेंट हो जाती है, तो आप प्रोफेसर हैं, आप प्रोफेसर, उसको श्रेय देना पड़ता है भाई, यू ब्रिंग आउट इन अस, मोर इंटेलिजेंस, सो। अरे थैंक यू सो मच, ये भी प्रभु की कृपा है। नहीं नहीं, दैट्स ट्रू, मैंने तो कई चीजें सीखी हैं, आई कुड नेवर थिंक ऑफ, और हाँ, सो हर जी हम लोग बात कर रहे थे सिंपेथेटिक एंड पैरासिम्पेथेटिक, वहां से हम लोग ब्रांच आउट हुए। हाँ जी। तो हाउ टू इम्प्रूव अवर पैरासिम्पेथेटिक सिस्टम। अच्छा, तो पैरासिम्पैथेटिक को सिर्फ अगर इम्प्रूव करने की बात है, देखिए दो अलग अलग चीजें, बैलेंस करना और इम्प्रूव करना अलग अलग चीजें। बैलेंस करने के लिए आपको मैंने बताया ब्रीदिंग का, और इम्प्रूव करने के लिए मेडिटेशन एंड प्राणायाम आर द बेस्ट। मेडिटेशन एंड प्राणायाम। प्राणायाम। तो इम्प्रूव करने के लिए वो है, बैलेंस करने के लिए आपकी ब्रीदिंग। तो इसलिए जब हम तीनों चीजें जोड़ते हैं, ब्रीदिंग,
प्राणायाम एंड मेडिटेशन, तब आपको ओवरऑल बेनिफिट होता है। दैट्स गुड। अब ये तो ब्रीदिंग और प्राणायाम में आप डिफ्रेंशिएट कर गए। पहले तो आप कह रहे थे कि ब्रीदिंग जो प्राणायाम है, दैट यू नीड ब्रीदिंग, दिस एक्सरसाइज ऑफ ब्रीदिंग, तो आप अब डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं ना। मैं तो यही कह रहा हूँ ना, व्हाट इज पकड़ द लेते हैं रीजन? आप फट से मुझे। ये जो 11 सेकंड वाली ब्रीदिंग है ना, इसको मैं ब्रीदिंग की तरह ही मानता हूँ। ओके। वैसे है तो ये भी प्राणायाम ही, बट इसको ब्रीदिंग की तरह ही मान। जैसे आप एक ब्रीदिंग कहते हैं, हम उसको ऐसे होता है कि वो आप गहरी सांस से इनहेल करें, और जब एक्सहेल करें तो आप ऐसे एक्सहेल करें मुंह से, जैसे कि आप एक जो स्ट्रॉ होती है ना, स्ट्रॉ में से जैसे आप फूंक मार रहे हैं, तो जैसे ऐसे करें आप। आप ये 2 बार करके देखिए, आप इमीडिएटली रिलैक्स हो जाएंगे। जस्ट गहरी सांस अंदर लें, जब आप स्ट्रॉ से बाहर निकालेंगे तो काफी लंबे टाइम तक निकालते हैं। कई बार जैसे ओम बोलते हैं तो आप लंबी सांस लेके आराम से बोलो, बहुत लंबा हो जाता है। रियलाइज नहीं किया कभी, पर आई एम रिलेटिंग टू दैट। तो ये वाली जो ब्रीदिंग है, आप कभी भी आप अगर स्ट्रेसफुल सिचुएशन में आते हैं तो 2 बार 3 बार ये वाली ब्रीदिंग करें, स्ट्रॉ वाली, तो आपको इमीडिएटली असर पड़ेगा, एकदम रिलैक्स हो जाएंगे आप। करके देखिएगा। मैं अनुभव अनुभव से बड़ा कोई टीचर नहीं। I think next time I am going to doctor when he is measuring my blood pressure. I am going to do that. हाँ, करके देखिएगा। ब्लड प्रेशर जब मेजर कर रहे हैं, ये वाली ब्रीदिंग करके देखिए कि ब्लड प्रेशर लो होता है कि नहीं। Yeah, I am going to try that. Yeah. हर जी, आपने अभी थोड़ा बताया ब्रीदिंग, प्राणायाम, और थर्ड थिंग क्या बोला था? मेडिटेशन। मेडिटेशन। तो दीज ऑल द 3 एरियाज में थोड़ा मिनिमम थोड़ा थोड़ा हमको इतना ज्ञान दे दीजिए कि हम तीनों का फायदा उठा सके, है ना? हाँ, तो जैसे आपको बताया वो मालूम है, तीनों एरिया मालूम है अभी तो। ब्रीदिंग मैंने आपको 1 2 ब्रीदिंग बताई है। एक जैसे अभी 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 एक स्ट्रॉ वाली बताई, दूसरी करेक्ट आपको उससे पहले 11 सेकंड वाली बताई थी, तो वो ब्रीदिंग हो गई। करेक्ट नेक्स्ट स्टेज में आपको अनुलोम विलोम करना है, नाड़ी शोधनम जिसको बोलते हैं। करेक्ट। और कपाल भाती का भी कुछ वो है एडवांटेज? ये सभी प्राणायाम मतलब प्राणों के लिए ही है। बट कपालभाति की में वही बात आ जाती है कि वो आपके अपने प्राण को मॉडिफाई कर, फ्लो को। कपालभाति में एक मैं देख रहा था, जैसे कपालभाति करते हो ना, एक सांस में ही आप पुश आउट करते हो अपनी जो सांस है, तो वो रोक के करता था, 3 4 दफा उसको छोड़ता था ऐसे। तो वो कह रहा दैट इज मोर इफेक्टिव। नाम भूल गया हूँ मैं, बट दैट इज व्हाट ही वाज डूइंग। मैंने ट्राई किया है, होता नहीं है मेरे से। So, हाँ, नहीं, ये भी एक पूरी पूरी इसकी साइंस है प्राणायाम की। बहुत सारी टेक्निक्स हैं उसकी, बट वो सारी टेक्निक्स तो आप मतलब जो भी टीचर है, गुरु है, उसके साथ बैठ के करें तो बेटर है। that's true, that's what I realized. So, हर एक चीज तो वीडियो से नहीं होती ना। हाँ। Yeah. गुलाटी जी, मैं अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ, 1 2 कोई प्राणायाम पकड़ लीजिए, 2 3, और उनको ही, जैसे अभ्यासा की बात हो रही ना यहाँ पे, हम्म। उसी को आप करते रहिए, एंड इन आफ्टर वाइल मे बी 2 3 साल लग जाएंगे, देन यू विल सी द इम्पैक्ट ऑफ दैट। Yeah. हाँ, वैसे वैसे तो ये तो पूरा ओशन है ये जो साइंस, जो हम लोग की जो स्पिरिचुअल साइंस है, इतनी बड़ी है या कि इसमें I'm डूबना तो है, realizing that. जितना So, डूबेंगे उतना ही पता लगेगा कि कम है।
अभी हर्ष भी यही बात कहता है, तो मुझे अचंभा लगता है, यार मुझे तो इतना कम आता है, ये भी यही कह रहा है। अरे नहीं भाई, मुझे भी बहुत ही कम आता है, मतलब ये इतना अथाह है ये इसकी नॉलेज। बट ये है कि बढ़िया इसमें था। आपको एक फ्रीडम भी है कि आप इसमें सीख भी सकते हैं, एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं, अनुभव भी कर सकते हैं, बहुत कुछ हो सकता है इसमें। बट बहुत ही हर फील्ड का। आनंदमयी हाँ ये जी। साइंस की जो ब्रांच है, स्पिरिचुअल साइंस, बड़ी हाँ। आनंदमयी है। इतना तो मैं अपने एक्सपीरियंस से कह सकता हूँ। इसकी मैं कोई तो डिस्क्राइब स्पेसिफिक नहीं कर बुक भी सकता। है? सॉरी, इसकी कोई स्पेसिफिक बुक भी है जिसमें आप इंस्ट्रूमेंट भी हो, मेडिटेशन भी हो, कुछ एक्सप्लेन किया जाए मॉडर्न टाइप जहाँ की लिखी हुई? अब मेरा ख्याल है कुछ बुक्स तो जरूर होंगी, मगर आपकी बात ये भी ठीक है, और क्योंकि ये एरिया बहुत सारे हैं, तो सारे एरियाज को कंबाइन करके, इंटीग्रेट करके कोई बुक अगर हो तो ऐसी तो मुझे नजर नहीं आई कभी। ओह आई सी, ओके। वो अलग अलग जगह से अलग अलग चीज पकड़ के फिर उसको हम लोग खुद इंटीग्रेट कर लेते हैं, बट ऐसा कोई नजर अभी तक तो नहीं आया। बट अगेन, अगर हो कोई तो पता नहीं मुझे, मुझे I नहीं am आइडिया है। I'm really eager for the next session, हाँ when you bring in those instruments. हाँ। नहीं नहीं, एक और भी ये गुलाटी जी की ये जितनी भी मतलब दुनिया भर की किताबें लोगों ने लिख दी हैं, एंड देयर सम आर रियली गुड, स्पेशली जो इन चिन्मयानंदा, दयानंद सरस्वती, इनकी जो है ये तो दे आर रियली क्लास। लेकिन बड़े इधर उधर की भी बहुत हैं, और स्पेशली ये जो सोशल मीडिया पे जो आती हैं, वहाँ ना जाएं तो अच्छा है, मेरा अनुभव ऐसा कहता है। हाँ, क्योंकि आप भटक जाएंगे, क्योंकि इसमें और जो हम लोग अब यहाँ जो कर रहे हैं, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट वे टू डू इट, क्योंकि ये अनुभव बेस्ड है ना। हम लोग या जो बात करते हैं उसको अनुभव भी कर रहे हैं, तो मेडिटेशन प्राणायाम कम कर रहे हैं, ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन कर रहे हैं। तो ये जो है, हमें किसी को प्रूफ की जरूरत नहीं है, हम खुद ही अपने आप अनुभव करके वो अपने आप को सेटिस्फाई कर लेते हैं ना। मेरा ऐसा अभी कहना है, ऐसा जरूरी नहीं कि आप फॉलो करें। जो आप मेडिटेशन का बोल रहे थे, मेडिटेशन में दैट इज कंसंट्रेशन, ध्यान लगाना, whether that only or something else you are keeping in your mind? कंसंट्रेशन और मेडिटेशन में फर्क है। हम्म। ऑल्दो हम लोग कंसंट्रेशन से शुरू करते हैं, बट ऑब्जेक्टिव मेडिटेशन का है। तो एक ये भी नोट कर लें, क्योंकि ये भी लगेगा टाइम, आप 15 मिनट आधा घंटा Right. कंसंट्रेशन और मेडिटेशन के फर्क को समझने में। हम्म। बट शुरू हम हमेशा कंसंट्रेशन से ही करते हैं, क्योंकि वो एक स्टेप है वो, बट देन वी हैव टू गो टू मेडिटेशन। And concentration can be on the breathing itself. या कंसंट्रेशन जो है वो ऑब्जेक्ट्स के ऊपर भी हो सकती है, Yeah. वो आपके जो है ये जो फिजिकल में फिजियोलॉजी के प्रोसेसेस में भी हो सकती है, जैसे आपने कहा ब्रीदिंग के ऊपर, वो आपके भाव के ऊपर भी हो सकती है। एक भाव को पकड़ के आप बैठते हैं, माइंडफुलनेस कहते हैं हम उसको। तो ये जैसे जैसे आप भाव के ऊपर जाना शुरू होते हैं, तो उसके बाद में धीरे धीरे आपको मेडिटेशन की तरफ जाना चाहिए। मेडिटेशन के अंदर आपका अ, जो आपकी अवेयरनेस या कॉन्शियसनेस जो है वो एक्सपेंशन उसका शुरू हो जाना चाहिए। जहाँ वो शुरू हो जाता है वहाँ वो मेडिटेशन आ जाती है। उससे पहले आप फोकस्ड हैं। जब आप फोकस्ड है ना, तो आपका अवेयरनेस का एक्सपेंशन नहीं है, बट एक फोकस है। तो फोकस जो है वो कंसंट्रेशन में आता है। जब वो एक्सपेंशन शुरू हो जाता है तो वो मेडिटेशन में आता
एक्चुअली वो अगर मैं बार बार वो चक्रास को ले आता हूँ, तो अवेयरनेस जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपके चक्रास खुलते जाएंगे। चक्रास ऑटोमेटिकली खुलते हैं, हाँ। तो वो सब ऑटोमेटिक है। बट अगेन सेम थिंग, राइट? जो अगर आप एक पर्टिकुलर फील्ड में जाते हैं, डायरेक्शन में जाते हैं, चक्रास ऑटोमेटिकली खुल जाते हैं। बट कुछ लोग कहते हैं मेरे को इस डायरेक्शन में मेरा नेचर नहीं है, मुझे चक्रास को ही खोलना है, तो वो फिर चक्रा खोलने वाले डायरेक्शन में चले जाते हैं। तो अपने अपने नेचर के हिसाब से ना, जो आप पहले लेके आए हुए हैं अपने साथ में, आप वहां से शुरू करते हैं। हम्म। तो हर एक आदमी को हम ये नहीं कह सकते कि आप इसी जगह से शुरू करें, क्योंकि वो हर व्यक्ति अपने अपनी, जहाँ जो उसके पास में ऑलरेडी है, वो वहां से शुरू कर सकता है। ये एक एडवांटेज है हम लोगों के डिस्कशन के अंदर, क्योंकि कोई ये वो स्ट्रक्चर नहीं है कि भाई आपने यही करना है, ऐसा नहीं है इसमें। नहीं, तो आप क्लैरिटी बहुत आती है हर्ष। आई मीन लुक, फॉर द 5 years that we have been involved, at least some of us, lot of clarities has come. I mean, we are not confused about several things. या That's the biggest advantage, the way I see it. क्योंकि क्यों? उसी चीज को बार बार पढ़ते, जैसे मैंने तो नोट्स बनाए हुए हैं ना सारे, हमारे 100+ पेजेस के नोट्स हैं। अच्छा। हाँ। अरे, मैं उसको पीछे पीछे बार बार जाता हूँ, मैं अच्छा अच्छा सालों पीछे चला जाता हूँ। अच्छा, वेरी हाँ। गुड। तो वहां जाके उसको फिर रिलेट करते हैं एक दूसरे से, क्योंकि हमारे नोट्स हैं, तो आई कैन अंडरस्टैंड ना। या तो वो मेमोरी, अब उस क्लास वाली मेमोरी वापस आ जाती है। अच्छा, ये हाँ यहाँ पे ये ऐसे किया था, इसको ऐसे समझा था। तो इट्स इनवैल्यूएबल। आई कैन नॉट एक्सप्लेन टू इवन माय ओन फैमिली मेंबर्स, बट या इट्स ए काइंड ऑफ ए ज्यूल। Family members clearly you are not intelligent enough, sir. That's या वो दूसरे। what it is with the children and parents. Children knows more. Children dump the parents, but parent can't dump the children. चलिए, मैं रिकॉर्डिंग बंद करता हूँ मेरे वो ख्याल से। दूसरे, Yes. वो सब दूसरे अच्छा, ठीक है। प्लेटफॉर्म पे रहते हैं।